हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ा था, प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित ये एक निबंध विधा में लिखी गई गद्य रचना है। इस चैप्टर में हमने देखा कि एक लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र था जिसमें उनके जूते फटे हुए थे। इन फटे जूतों पर ही उन्होंने यहाँ पर एक निबंध लिखा कि आखिर प्रेमचंद जी इतने बड़े साहित्यकार होते हुए भी एक फटे जूते में उनको इस प्रकार से फोटो खिंचवाना कैसे जो है उनको अच्छा लगा। तो इसी पर उन्होंने यहाँ पर ये पूरा निबंध लिखा है। चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में इसका सारांश पढ़ेंगे और साथ में इसके कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ये जो चैप्टर है ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की यहाँ पर सादगी का वर्णन किया है। ठीक है, इसके साथ ही लेखक ने वर्णन किया है कि एक रचनाकार समाज के अच्छे बुरे के बारे में किस तरह की दृष्टि रखता है। लेखक ने वर्तमान के दिखावे के स्वभाव और मौके का फायदा उठाने के स्वभाव पर व्यंग या कटाक्ष किया है। कि चलिए तो देखिए, प्रस्तुत निबंध में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ ही एक रचनाकार के समाज के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाया है। लेखक ने वर्तमान के दिखावे के स्वभाव और मौके का फायदा उठाने के स्वभाव पर व्यंग कटाक्ष किया है। लेखक प्रेमचंद के बारे में बताते हैं कि प्रेमचंद किस तरह अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। उन्होंने सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी और धोती और कुर्ता पहना था। उनके कान और आंख के बीच का स्थान पर चिपका हुआ था। गालों की हड्डियां निकल आई थी, परंतु उनकी घनी मूछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा लग रहा था। उन्होंने पांव में कैनवस के जूते पहने थे जिसके फीते जो है अव्यवस्थित तरीके से बंधे हुए थे। उनके बाएं पांव के जूते में एक बड़ा छेद हो गया था जिससे उनकी जो उंगली है वो बाहर निकल आई थी। प्रेमचंद के बारे में लेखक को लगा कि प्रेमचंद के पास कोई अलग अलग कपड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा था कि उनमें कपड़े बदलने का गुण होगा ही नहीं। वे जैसे थे वैसे ही फोटो में खिंचवाने वो आ गए थे। लेखक प्रेमचंद के बारे में सोच रहे थे कि उन्हें थोड़ा सा भी एहसास शर्म या झिझक या शर्मिंदगी नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास था। फोटोग्राफर के रेडी प्लीज कहने पर मानो प्रेमचंद जी ने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी और अपने दर्द में डूबे जीवन रूपी गहरे कुएं के तल में कहीं पड़े मुस्कान चेहरे पर लाने से पहले ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया, जिससे प्रेमचंद की पूरी तरह की जो मुस्कुराहट है वो भी नहीं निकल पाई। प्रेमचंद की उस अधूरी मुस्कान को देखकर लगता है जैसे कि वे किसी का वो मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा रहे होंगे। लेखक प्रेमचंद के व्यवहार को देखकर अचंभित थे, क्योंकि वे खुद तो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहे थे, परंतु वे किसी पर हंस भी रहे थे। तो इसी जूते को देखते हुए जो है यहाँ पर लेखक को लगा कि ये जो व्यक्ति है ये कैसा व्यक्ति है। खुद तो फटे जूतों में फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन फिर भी किसी पर हंस रहा है, किसी पर जो है मानो किसी पर जो है व्यंग भरी मुस्कान इनके चेहरे पर दिख रही थी। लेखक सोच रहे थे कि यदि उन्हें फोटो ही खिंचवाना था तो अच्छे जूते पहन लेते। अब लेखक यहाँ पर जो है तरह तरह के प्रश्न जो है उनके मस्तिष्क में जो है आ रहे थे कि यदि इन्हें फोटो ही खिंचवाना था तो ये एक अच्छे जूते पहन सकते थे, या फिर अपनी धोती को जो है थोड़ा सा खींच करके नीचे करके उस जूते को छुपा भी सकते थे। ठीक है, फिर इस प्रश्न का उत्तर भी वे खुद दे रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी ने, अब देखिए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास जो है अच्छे जूते नहीं थे तो फोटो खिंचवाने की क्या आवश्यकता थी। खुद ही प्रश्न करते हैं कि शायद उनकी पत्नी ने जो है बार बार उनसे आग्रह किया होगा फोटो खिंचवाने के लिए। ठीक है, और वे जैसे थे वैसे ही उठकर फोटो खिंचाने आ गए होंगे। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद की जो फोटो का महत्व नहीं समझते, क्योंकि अगर वे समझते
तो वे फटे जूते न पहनते और न किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते या किसी से वो जूते मांग लेते। लेखक कहते हैं कि टोपी 8 आने में मिल जाती थी और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में नहीं आते होंगे, क्योंकि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। लेखक बताना चाहते हैं कि जूते का स्थान पाँव में और टोपी का स्थान सिर पर है, पर समाज में इसका विपरीत अर्थ लिया जाता है। समाज में जिसके पास रुपया पैसा है उसका महत्व अधिक है। धनवान व्यक्ति के सामने 25 ज्ञानवान और गुणी लोगों का कम उसे आंके जाते हैं। लेखक प्रेमचंद से कहना चाहते थे कि वे महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में उनका जूता फटा हुआ था। लेखक अपने जूते अर्थात जीवन की बात करते हुए कहते हैं कि उनका जूता यानी जीवन भी कोई अच्छा नहीं है, परंतु वह ऊपर से अच्छा दिखता है। अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, पहले तो वो प्रेमचंद जी के उस चित्र को देखकर उनसे कई प्रकार के प्रश्न करते हैं कि आखिर तुमने इस फटे जूते में फोटो क्यों खिंचवाई? अगर तुम्हें खिंचवाना ही था तो किसी से मांग लेते, और अगर नहीं मांग पाए तो अपनी धोती को थोड़ा लंबा करके अपने जूते को तुम छुपा भी सकते थे। कई प्रकार के प्रश्न वो उस फोटो से करते हैं, यानी कि उस चित्र पर वो निबंध लिख रहे हैं कि तुम्हें शायद फोटो खिंचवाने का महत्व ही नहीं है। लेकिन लेखक परेशान है कि खुद का जूता फटा हुआ है और हंस किसी और पर रहे हैं। लेखक बाद में क्या कहते हैं, लेखक अपने जूते अर्थात अपने जीवन की बात भी करते हुए वो कहते हैं कि उनका जूता यानी जीवन भी कोई अच्छा नहीं है, परंतु वह ऊपर से अच्छा दिखता है। अब लेखक ने क्या कहा कि जूता तो मेरा भी फटा हुआ है, लेकिन मेरा जूता ऊपर से कभी भी नहीं फट सकता है। मेरा जूता नीचे तलवे से फटा हुआ है, परंतु वह ऊपर से बिल्कुल अच्छा दिखता है। उससे उनकी उंगली बाहर नहीं निकलती, परंतु उनके अंगूठे के नीचे का जो तला है वो फट गया है। अर्थात उनके जीवन में चाहे जितना भी संघर्ष हो, वे समझौते करते हुए और दिखावा करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर उनका जीवन बिना लक्ष्य के ही बर्बाद होता रहे। प्रेमचंद जी पर्दे अर्थात दिखावे का महत्व ही नहीं जानते और दुनिया के लोग दिखावे पर ही जीवन जी रहे हैं। तो अब यहाँ लेखक ने क्या कहा, पहले वो तरह तरह के प्रश्न करते हैं इस चित्र से, प्रेमचंद जी से, कि आखिर तुमने ये फोटो क्यों खिंचवाई। लेकिन फिर उस जूते से वो प्रेमचंद जी के चेहरे पर देखते हैं, उस व्यंग भरी मुस्कान को देखते हैं कि ये जूता तो इनका खुद का फटा हुआ है, लेकिन ये हंस किसी और पर रहे हैं। वास्तव में अब निष्कर्ष निकालते हैं लेखक कि वास्तव में ये हंस रहे हैं दुनिया पर जो दिखावा करते हैं। वास्तव में वो हंस रहे हैं उन लोगों पर जो अपने दिखावा करने के चक्कर में अपने जूते के जो तलवे हैं उसे घिसते हैं और कभी भी ऊपर से अपने जूते को नहीं फटते हैं। फिर लेखक प्रश्न करते हैं कि शायद प्रेमचंद जी ने किसी चीज को जोर से बार बार ठोकर मारा होगा, इसलिए ये जूता ऊपर से फट गया। हम करते क्या हैं, बचने के लिए दूर से, देखिए हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, हम उसका सामना नहीं करते हैं, हम उससे बच करके चले जाते हैं। लेकिन शायद प्रेमचंद जी के सामने जो कठिनाइयां आई होंगी, किसी कठोर चीज को उन्होंने बार बार ठोकर मारी होगी, उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की होगी, इसलिए इनका जूता ऊपर से फट गया। और हमने क्या किया, हमने जब कठिनाइयां किसी कठोर चीज को सामने आई तो हम उससे बच करके हमने लंबा रास्ता तय किया, और जब हम लंबा रास्ता तय करते हैं तो हमारे जूते का जो तलवा है वो फट जाता है। जूते का तलवा फट जाता है तो देखिए जब आप चलेंगे तो आपको दर्द होगा, और जिसका जूता ऊपर से फटा होगा और तलवा उसका सेफ है। तो प्रेमचंद जी, देखिए ये जो निष्कर्ष है ये हरिशंकर परसाई जी उनके जूते को देख करके निकालते हैं। पहले तो वो तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि आखिर तुम्हारा जूता ऊपर से क्यों फटा है, और फटा भी था तो तुमने फोटो क्यों खिंचवाई, और फोटो खिंचवा भी ली तो इसको छुपा लेते, किसी का जूता मांग लेते। फिर कहते हैं शायद तुम्हें ना तो फोटो का महत्व पता है और ना ही तुम्हें दिखावा करना आता है, तुम जैसे थे तुम वैसे ही फोटो में खिंच गए। ठीक है, तो कहते हैं तुम्हें फोटो खिंचाना अच्छा नहीं लगता था तो तुमने क्यों फोटो खिंचवाई। फिर स्वयं अपने प्रश्नों को उत्तर
लेखक यहाँ दे रहे हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी ने बार बार आग्रह किया होगा कि तुम फोटो खिंचवाओ, इसलिए तुम वहां से उठ करके एक फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर आ गए होंगे। फिर लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि लेकिन उस जूते से जब लेखक की नजर प्रेमचंद जी की आंखों में, उनके चेहरे पर पड़ी, तो कहते हैं एक व्यंग भरी मुस्कान थी, और वो मुस्कान शायद दुनिया पर जो है वो हंस रही थी कि देखो तुम जो हो, तुम परिस्थितियों को क्या करते हो, परिस्थितियों को से बचकर निकल जाते हो, लेकिन मैं किसी कठोर चीज को बार बार ठोकर मारता रहा, इसलिए मेरे जूता जो है ऊपर से फटा है और तुम्हारा तलवा घिस गया है, क्योंकि तुम अपने सामने की जो कठोर चीज है उसे ठोकर नहीं मारते हो, अपनी कठिनाइयों का उसका सामना नहीं करते हो, उससे बचकर चले जाते हो, इसलिए तुम्हारे जूते का जो तलवा है वो फट गया है, और जब तुम चलोगे तो तुम्हें दर्द होगा, तुम दिखावा तो कर लोगे लेकिन तुम परेशान रहोगे। तुम और मैं जो हूँ, मैं उस कठोर चीज को बार बार ठोकर मारता आया हूँ, मेरा तलवा सेफ है, मैं चलूंगा तो मेरे पाँव में दर्द नहीं होगा, बस मेरा जो जूता है वो दिख रहा है, वो फटा जूता दिख रहा है। तो इस निष्कर्ष पर यहाँ पर निकले हैं हरिशंकर परसाई जी। तो लेखक ने क्या कहा कि शायद प्रेमचंद जी ने किसी कठोर चीज को बार बार ठोकर मारी होगी, उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है, उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया है, हम दिखावा करते हैं। तो प्रेमचंद जी की जो सादगी भरी जिंदगी है उसका जो है उन्होंने यहाँ पर वर्णन कर दिया, उस फोटो के माध्यम से, उस फटे जूते के माध्यम से, इसीलिए चैप्टर का नाम भी है फटा जूता, प्रेमचंद के फटे जूते। तो इसी पर, इस जूते पर ही उन्होंने पूरा यहाँ पर निबंध लिख लिया, और अंत में वो इस निष्कर्ष पर निकले कि प्रेमचंद जी के सामने जो कठिन परिस्थितियां आई, उन्होंने उसका डट करके सामना किया, उन परिस्थितियों से भागकर वो नहीं गए, उनके सामने जितनी भी परेशानियां आई, जितनी भी कठिनाइयां आई, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के सामने परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, हम अक्सर उन परेशानियों से भागकर निकल जाते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं, इसलिए हमारी तलवे फट जाते हैं, हम लंबा चक्कर मारते हैं, हमारा तलवा फट जाता है। लेकिन प्रेमचंद जी ने उन परिस्थितियों को, उन कठिनाइयों को जो है ठोकर मारी है, इसलिए उनका जूता ऊपर से फटा है, उनके तलवे बिल्कुल सेफ हैं, उनका जो पैर का जो तलवा है वो नहीं फट सकता है कभी भी, क्योंकि वो कठिनाइयों का सामना करते हैं सामने से, वो दिखावा नहीं करते हैं। हम दिखावे के लिए जीते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी दिखावे के लिए नहीं जीते हैं। तो ये सब बातें यहाँ इस निबंध में आपको हरिशंकर परसाई जी ने इस निबंध के माध्यम के आपके सामने जो है प्रस्तुत किया है कि हम जो है दिखावे के लिए जीवन जीते हैं, हम ढोंग करते हैं, हम दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे पास अच्छा जूता भी है, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, चाहे हम अंदर से खोखले हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कई बार आपने देखा होगा कपड़े जूते मांग करके लोग पहनते हैं। तो दुनिया में ये दिखावा ही चलता है। तो इस संसार पर, इस दिखावे भरी जो जीवन जो है जी रहे हैं लोग, जो हमारा समाज है जो दिखावा करता है, उन सब पर व्यंग कस रहा है प्रेमचंद जी की ये फोटो, कि जूता खुद का फटा है और उंगली बाहर निकली है, इस कदर से जूता फटा है कि उंगली बाहर निकली है, लेकिन व्यंग भरी मुस्कान है इस मुख पर। तो ये फोटो जो है यहाँ पर ये प्रस्तुत कर रही है, उनकी फोटो के माध्यम से जो है हरिशंकर परसाई ने इस दिखावे भरे समाज पर जो है व्यंग कसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही इसका सारांश है कि दिखावे का महत्व नहीं जानते हैं कौन, प्रेमचंद जी, और दुनिया के लोग दिखावे पर ही जीवन जी रहे हैं। आगे यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, लेखक प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान को समझ नहीं पा रहे थे, लेखक प्रेमचंद के कठिनाइयों से भरे जीवन में भी मुस्कुराने की वजह से परेशान हो रहे थे। लेखक क्या सोच रहे हैं कि देखो इस व्यक्ति के पास एक जूता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है इन कठिनाइयों से भरे इसका जीवन होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास एक ढंग का जूता नहीं है तो उसका जीवन तो कठिनाइयों में ही होगा। लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उसको देख करके लेखक परेशान थे। उन्हें प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं याद आ गई कि वे उन्हीं रचनाओं के पात्रों के साथ प्रेमचंद की मुस्कान की तुलना करने लगे। लेखक का मानना है कि प्रेमचंद ने जनता को इतनी अच्छी साहित्यिक रचनाएं दी, उसके बावजूद उनका जीवन इतना कष्टप्रद कैसे हो सकता है। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद बनिए से उधारी करके अपना जीवन यापन कर रहे होंगे,
और कहीं बनिया बार बार उनसे उधारी न मांग ले, इस वजह से ज्यादा लंबे रास्ते का इस्तेमाल करते होंगे, जिस कारण उनका जूता फट गया होगा। परंतु फिर लेखक कहता है कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं बल्कि घिस जाता है। इसके लिए लेखक जो है कुंभन दास का उदाहरण देते हैं। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद सदियों से चली आ रही पुरानी परंपराओं को जो है समाप्त करने के लिए समाज से लड़ रहे हैं, जिनकी वर्तमान में अब कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब लेखक प्रेमचंद से कहते हैं कि इन पुरानी परंपराओं पर ध्यान न देकर उनसे समझौता भी तो कर सकते थे। तो अब जो है लेखक बार बार उनसे जो है उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें जो पात्र हैं, उन्हीं का जो है उनमें जो है प्रेमचंद्र को रख करके कह रहे हैं, और उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि वे समाज में बदलाव लाने की सोचे। सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही रहने देते और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते। परंतु प्रेमचंद समझौता नहीं कर सकते। लेखक को प्रेमचंद के पांव की वह उंगली जो है जो फटे जूते से बाहर है, वह किसी को संकेत करती हुई सी प्रतीत होती है। उन्हें लगता है अब लेखक जो है उस फटे जूते से जो उंगली बाहर निकल रही है, उन्हें जो है अब वो ध्यान से देखते हैं कि नहीं, ये जो उंगली है, ये फटी उंगली जो बाहर निकल रही है, ये किसी की तरफ जो है संकेत कर रही है। उन्हें लगता है प्रेमचंद्र को जो बातें निंदित लगती हैं, यानी कि जो बातें खराब लगती हैं, उनकी तरफ हाथ नहीं बल्कि पांव की उंगली से वो इशारा करते हैं। अब लेखक को समझ आ गया कि वो रूढ़िवादी परंपराओं और समाज की कठिनाइयों को अनदेखा कर बस अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताने में लगे हुए हैं। प्रेमचंद्र उन सभी पर हंस रहे हैं, वे लोग जो समाज में फैली अराजकता को अनदेखा कर उसके बाजू से निकल रहे हैं। प्रेमचंद उन सभी पर हंस रहे हैं, मानो प्रेमचंद कह रहे हो कि उन्होंने तो सामाजिक कुरीतियों के प्रति आवाज उठाई है। वे जीवन में किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहे हैं और सादगी के साथ जीवन में संघर्ष उन्होंने किया है, जिस कारण भले ही उनके जूते फटे हैं, उनकी उंगली बाहर निकल आई है, परंतु उनका पैर सुरक्षित है, जिस कारण वे जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। किंतु प्रेमचंद को हम लोगों की चिंता है, क्योंकि हम लोग दिखावे की वजह से कठिनाइयों को अनदेखा करते हुए जीवन में संघर्ष के स्थान पर समझौते करते हैं। ठीक है, और ये लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। यही कारण है कि लेखक अब प्रेमचंद को समझते हैं, उनके फटे जूते की बात को समझते हैं, उनकी उंगलियों का इशारा भी समझते हैं, और उनकी जो व्यंग भरी मुस्कान है उसको भी समझते हैं कि प्रेमचंद हमें एक तरफ से आगाह कर रहे हैं कि हमें जीवन के संघर्षों से न भागकर उनका सामना करना चाहिए। तो अंत में लेखक जो है समझ जाते हैं, उनकी व्यंग भरी मुस्कान को, उनके फटे जूते से जो उंगली बाहर निकली है वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, उसको भी लेखक समझ जाते हैं। जीवन के संघर्षों से न भागकर उनका सामना करना चाहिए। तो ये था इस चैप्टर का यहाँ सारांश, और अब करेंगे हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो इसका जो है सार क्या निकला है कि यहाँ पर लेखक ने सबसे पहले उस फोटो को देखकर उन्होंने जो है कई प्रकार के प्रश्न किए, फिर उन्होंने जो है उनकी व्यंग भरी मुस्कान भी देखी। लेखक को बार बार ये बात परेशान कर रही थी कि इतना महान साहित्यिक जो व्यक्ति है, साहित्यकार, ये जो है इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं जिसने जो है हमारे समाज के सामने प्रस्तुत की, वो व्यक्ति जो है एक फटे जूते में फोटो खिंचाकर आपके सामने जो है खड़ा कर दिया जाए, तो लेखक के मन में दुविधा चल रही थी, लगातार दुविधा चल रही थी। लेकिन जब लेखक प्रेमचंद्र के चेहरे की तरफ देखते हैं तो एक व्यंग भरी मुस्कान थी। फटे जूते से जो उंगली बाहर निकल रही थी वो संकेत कर रही थी हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, साथ में जो लोग कठिनाइयों से बच करके निकल जाते हैं और अपने तलवे घिसते रहते हैं, उन पर हंस रहे थे। ठीक है, तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर आप नोट करेंगे। तो कुछ अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र आपके सामने हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है
उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर? तो देखिए, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं चैप्टर के माध्यम से आप लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो सादा जीवन जीते थे, ठीक है। तो जिस तरह से जो है गांधी जी जो है सादा जीवन उच्च विचार लेकर के चलते थे, ऐसे ही प्रेमचंद का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। क्योंकि एक व्यक्ति जो है फटे जूते में फोटो खिंचवा ले, तो कल्पना कीजिए उस व्यक्ति का वास्तविक जीवन कैसा होगा, क्योंकि अक्सर फोटो में तो लोग दिखावा ही करते हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन और उच्च विचार उनके थे, ठीक है। तो सादा जीवन जीते थे, साथ में वो सामाजिक जो बुराइयां हैं उनसे जो है वो दूर रहे। क्योंकि समाज में कौन सी बुराइयां हैं? सबसे पहले जो दिखावे की जो बुराई है, हम दिखावा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। तो देखिए, उनके विचार तो उच्च थे और साथ में वो सामाजिक बुराइयों से दूर रहे थे, ठीक है। तो लोग दिखावे के लिए अपना धन जो है, जो भी आपकी उनकी पूंजी होती है, उसको जो है वो उसी में खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक समाज की बुराई ही है, क्योंकि आज हम हमारा जो समाज है इस बुराई की ओर जो है उड़ रहा है। बुराई क्यों है? क्योंकि दिखावा करना जो है, दिखावे से जो है आप जो है अपने जो धन है उसका जो है गलत जगह उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आप उसी धन से कई गरीब व्यक्तियों का, गरीब बच्चों का की जो है मदद कर सकते हैं, लेकिन लोग दिखावा कर रहे हैं। लोग जो है किसी की मदद करने के बजाय दिखावा कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने हमें ये बताया कि शायद तुम्हारे सामने कोई कठोर चीज आई है, तुमने उसके साथ समझौता नहीं किया, उसको ठोकर मारा है, उसे बार बार ठोकर मार करके तुमने अपने जूते को जो है ऊपर से जो है फट गया तुम्हारा जूता। क्योंकि किसी कठोर चीज को जब आप ठोकर मारते हैं तभी तो आपका जूता ऊपर से फटेगा, ठीक है। वे हर परिस्थिति का जो है डट कर मुकाबला करते थे। चलिए, तो ये 5 पॉइंट, साथ में यहाँ पर आप कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं जिनको आप कर सकते। चलिए, यहाँ पर आपके पास एक प्रश्न दिया गया है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है आपको, ठीक है। तो क में आपके पास लिखा है, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया था, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई थी। तो आपको इस निबंध में ही दिखाई दिया गया था कि उनके कौन से पांव का जूता फटा हुआ था। तो पहला, बाएं पांव का जूता ठीक था, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया था, जिससे उंगली बाहर निकल आई थी। ख है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ग है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। चलिए, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाती है। तो ये जो है यहाँ पर इस निबंध में आपके सामने आया था। यहाँ पर नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को आपने स्पष्ट करना है। कुछ वाक्य आपके सामने दिए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। अब आपको व्यंग बताना है कि इसमें क्या व्यंग है। व्यंग आप जानते हैं, व्यंग क्या होता है? किसी भी बात को विपरीत तरीके से कहना।
जैसे हमने कहा, अरे वाह आपने तो बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा है, लेकिन आपने बहुत गंदा लिखा है, तो मैं आपके सामने आपको व्यंग कस रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। ख है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान रहे हैं। ग है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से उसे क्या करते हो, उसकी तरफ इशारा करते हो। चलिए, तो अब यहाँ क में क्या है, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है और टोपी मान मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें इज्जत को समाज के समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों के सामने जो है झुकना पड़ता है। ठीक है, तो पहला तो यही है, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है, टोपी और मान मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा किसी की इज्जत जब हम सम्मान करते हैं टोपी पहनाते हैं, जूता कोई नहीं पहनाता। तो टोपी से जो है आपका मान किया जाता है, आपकी मर्यादा और इज्जत आपको दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो जूता है वो समृद्धि है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां आ गई हैं, आज जो समाज की परिस्थिति हमारे सामने जो है उत्पन्न हो गई है, उसमें इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने उसे झुकना पड़ता है। ठीक है, और लोग जो है इज्जत मान इज्जत मर्यादा ये सब जो है मान सम्मान उसी को देते हैं जिस पर जो है ज्यादा समृद्धि हो, ज्यादा जो है जिस पर धन हो, जिसके पास ज्यादा जो है भौतिक चीजें हो। ठीक है, चलिए, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है, जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं और उस पर अपना सब कुछ जो है न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत जो है महत्वहीन है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, गौ का उत्तर, प्रेमचंद्र गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते हैं कि उसके लिए हाथ का प्रयोग करके उसकी तरफ जो है इशारा किया जाए। तो इसलिए वो जो है क्या करते हैं, जो गलत चीज है, जो घृणित चीजें हैं हमारे समाज में, उसकी तरफ जो है वो जो है हाथ से इशारा करने लायक भी नहीं है। इसलिए वो अपने पैर की उंगली कर रहे हैं उस घृणित चीज से जिससे वो नफरत करते हैं। समाज की जो कुरीतियां हैं उनसे उनको जो है वो अपनी पांव की उंगली से उसे इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और लास्ट है, चलिए गो ही था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो यहाँ इसका क्या आशय है, तो यहाँ पर जो है लेखक कहते हैं कि जिसकी तरफ तुम घृणित हो, यानी कि जिससे जो तुम्हें जो है समाज की जो कुरीतियां हैं, ठीक है, उनको जो है तुम उन कुरीतियों को जो है इस लायक भी नहीं समझते हो कि अपनी उंगली अपने हाथ की उंगली उसकी तरफ किया जाए। उसको इशारा करने के लिए हाथ की नहीं बल्कि पांव की उंगली से उसकी तरफ इशारा जो है करना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखें। चलिए, तो अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने प्रेमचंद के फटे जूते इसका सारांश और साथ में इसके कुछ प्रश्न उत्तर हमने आज की क्लास में सॉल्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए